नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है जिस पर हम बातचीत करेंगे वो है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री पद के दावेदार और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले वो कैंडिडेट जिन पर मंथन कर रही थी भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 तारीख से, 3 दिसंबर से। राजस्थान अभी भी बाकी है, उम्मीद है आज शाम तक इसमें चीजें हो जाएंगी, नाम फाइनल हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कैसे चौंकाया, छत्तीसगढ़ में कैसे चौंकाया, इस पर चर्चा करेंगे। और ये जो चौंकाने वाली राजनीति है ये क्या 2024 में भी चौंकाएगी क्या, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चेहरों के नाम फाइनल किए हैं वो उससे लगता है कि पूरी तरीके से इस मोड में आ चुकी है कि उसने 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव थे उनको और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उनको साथ में लेकर के चल रही थी। हालांकि इसका खुलासा मुझे लग रहा है और लोगों को समझने में जरूर लेट हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैंडिडेट हो गए, 2 डिप्टी सीएम हैं, जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ सीट से विधायक, एससी कम्युनिटी से आते हैं, राजेंद्र शुक्ला रीवा से विधायक, जनरल हैं, शुक्ला हैं। छत्तीसगढ़ में एसटी उम्मीदवार विष्णुदेव साय सीएम है, साथ में एक ब्राह्मण लगाया और एक ओबीसी की चर्चा है। क्या, कैसे देख रहे हैं इस पूरी उसको? देखिए ये इसको बोलते हैं बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम। इसको बैलेंस करने की एक तरीके से देखा जाए संतुलन बनाने के लिए और संदेश देने के लिए, दोनों ही मायनों में ये दोनों जो राज्य हैं ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। और हम तो 3 तारीख के बाद से जो रिजल्ट की प्रतीक्षा हो रही है, इस दौरान हमने कई लोगों से कहा कि ये जो 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने का सब्जेक्ट है। जिस तरीके से यहाँ पर कैंडिडेट का चयन, उसके बाद चुनाव लड़ना, उसके बाद नतीजे और उसके बाद रिजल्ट, ये जो आया ये प्लानिंग का पार्ट, जिस तरीके से बीजेपी ने प्लानिंग की है और उसको जीत हासिल हुई है। आप छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि वहाँ पर 34% के करीबन आदिवासी समुदाय है, आदिवासी आबादी है। उन्होंने वहाँ पे एक सीएम, अजीत जोगी के बाद ये दूसरे आदिवासी सीएम होंगे। सीएम आदिवासी बना दिया, बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक जनरल और एक ओबीसी वहां पर उन्होंने डिप्टी सीएम दे दिया। मध्य प्रदेश में कोई सोच नहीं सकता था कि मोहन यादव भी ओबीसी कैंडिडेट है, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। मोहन यादव को बना करके यादव बिरादरी और ओबीसी बिरादरी में अक्रॉस द कंट्री एक मैसेज चला गया, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जहां पर ओबीसी में यादव की आबादी सबसे ज्यादा है। एक मैसेज चला गया, उत्तर प्रदेश तक इसका असर है, यहाँ भी यादव की आबादी बहुत ज्यादा है। यहां तक मैसेज चला गया कि यादव को मुख्यमंत्री भाजपा बना सकती है। और बैलेंस करने के लिए यहाँ भी वही फॉर्मूला जनरल और एससी उन्होंने जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया है, तो ये बीजेपी का एक तरीके से कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है। भविष्य की रणनीति इसमें साफ दिख रही है और मुझे लगता है कि इसी पैटर्न को फॉलो करेगी आगे भी। और ये जो नतीजे आए हैं उसके बाद जो घोषणा की गई है, आप यकीन मानिए कि जो लगातार पिछले 3 महीने से चल रहा है जातीय जनगणना का मुद्दा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत हद तक ये काफ़ी है। अब से थोड़ी देर में जब हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके 1-1.5 घंटे बाद ही राजस्थान में भी विधायक दल की बैठक है और उम्मीद है कि इस पर जो है मुहर लग जाएगी। कौन होगा विधायक, कुछ नाम भी चल रहे हैं। लेकिन जो ट्रेंड सेट किया भारतीय जनता पार्टी ने कि मध्य प्रदेश में ओबीसी दे दिया, वो भी ओबीसी में यादव, कहा जाता है कि ओबीसी की जो सबसे ज़्यादा वोकल सबकास्ट है वो यादव है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में एसटी और उसके साथ में जो बैलेंसिंग की गई स्टेट लेवल पर, और फिर मध्य प्रदेश में ओबीसी, फिर मध्य प्रदेश के भीतर बैलेंसिंग की गई डिप्टी सीएम बना करके। अब राजस्थान में क्या? राजस्थान में मुझे लगता है कि दलित समुदाय से किसी को, शेड्यूल कास्ट समुदाय से किसी को मिलेगा और उसमें भी संभावना ज्यादा ऐसी बताई जा रही है, क्योंकि वहां पे वसुंधरा राजे को भी मैनेज करना, बैलेंस करना, तो किसी महिला
शेड्यूल कास्ट को वहां पर एक मौका मिल सकता है। हालांकि ये संभावनाएं हैं, जो हो सकता है कि जब तक हम बात कर रहे हो तब तक कुछ और हो जाए, लेकिन ये जो पैटर्न है कि आदिवासी समुदाय के सदस्य को बनाया गया मुख्यमंत्री क्योंकि वो आदिवासी बाहुल्य था, मध्य प्रदेश में ओबीसी बाहुल्य इलाका है और उसमें भी यादव एक मजबूत आधार है वहां पे, तो वहां पे यादव मुख्यमंत्री दिया गया, बैलेंस किया गया। और राजस्थान में भी कुछ कमोबेश ऐसा ही होगा, ताकि जो तीन एक तरीके से कहते हैं ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनको बैलेंस किया गया है यहाँ पे। और इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो राजस्थान में दिख सकता है। क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चर्चा इस बात की भी है कि कोई एससी कम्युनिटी का सीएम कैंडिडेट हो जाए और एक जनरल और खास तौर पर राजपूत कम्युनिटी से डिप्टी सीएम हो जाए और एक और कोई कम्युनिटी ले ले जो बैलेंस कर दे राजस्थान में भी। क्या ये जो बैलेंस करने की पॉलिटिक्स है, साथ में जो डिप्टी सीएम बनाने की जो प्रथा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की और मध्य प्रदेश में इसको पूरी तरीके से फुल फ्लैजली लागू भी कर दिया इस बार के जो चुनाव 2023 वाले हुए, हालांकि यूपी में भी यही फॉर्मूला चल रहा है पिछले 2 बार से। अभी 24 में अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए मोहन यादव ऑलरेडी उनका रिश्ता उत्तर प्रदेश से है जी, और भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत है, जो कैडर है जिसका, जो सक्रिय है ग्राउंड पर, वो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी। यस। तो क्या अगला टारगेट उत्तर प्रदेश है 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये भविष्य की रणनीति इसमें साफ दिख रही है। बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उसमें दिखाया गया कि यादव सबसे ज्यादा है, वहां पे दिखाया गया, आपने खुद देखा, पता। मध्य प्रदेश में भी यादव बहुत ज्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में भी यादव मजबूत हैं और सरकार में रहे हैं। तो ये एक संदेश चला गया पूरे देश भर में। मुझे लगता है कि जब मोहन यादव की ताजपोशी हुई, कल नाम अनाउंस हुआ विधायक दल की बैठक के बाद, पूरे देश भर के यादव समुदाय में इस बात की चर्चा थी कल कि भाजपा ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं में चर्चा थी कि एक यादव वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया है। तो भाजपा ने एक बड़े वर्ग को, जो बैरियर लगा हुआ था वहां पर, उन्होंने उसको एक डेंट मारा है, एक स्पेस अपनी बनाई है वहां पे, और इसका असर उनको जरूर दिखेगा। तो जातीय जनगणना में एक फैक्टर था, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। दूसरा, उन्होंने आदिवासी प्रेसिडेंट को उन्होंने बनाया ही था, एक बड़ी आबादी उस क्षेत्र में है तो आदिवासी बना करके एक मैसेज दिया उन्होंने। अब बचा है एससी, और एससी में भी मुझे लगता है कि ये फॉलो करेंगे, एक महिला के साथ जाएंगे अगर, तो एक पूरा जो हिंदी पट्टी का जो पूरा इलाका है, जो जातीय जनगणना के जो तीर चल रहे थे भाजपा पे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और उसका असर उत्तर प्रदेश में मतलब ये एक मैसेज ये देने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है कि भाई आप लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे थे और हम डिलीवर कर रहे हैं, और हमने डिलीवर कर दिया, हमने एक्शन ले लिया तुरंत, हमने एससी दिया, ओबीसी दिया और मुख्यमंत्री दिया, ओबीसी दिया, प्रतिष्ठित पद दिया हमने, मुख्यमंत्री बनाया हमने। और चर्चा इस बात की थी भी और अभी भी इस बात की चर्चा है। भाई ये कल कुछ नेताओं ने कहा, क्या अखिलेश यादव जी इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि उनकी जगह किसी दूसरे यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बतौर पार्टी अध्यक्ष नामित कर सकते हैं? चलिए, कुछ लोगों ने कहा इस बात को। क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव कह सकते हैं कि कोई यादव वहां का मुख्यमंत्री होगा उनके बेटों को छोड़ के? तो कई बातें कल यादव वर्ग के भीतर ये चर्चा का विषय थी, और मुझे लगता है कि एक बहुत बहुत दूर की सोच के साथ भाजपा ने ये काम किया है। तो कुल मिलाकर के जो अभी राजस्थान तो बाकी है और उम्मीद करते हैं ये आज 4 बजे के बाद फाइनल जरूर हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से, जिस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को ढाल लिया है और एक पेस बना करके चल रही है, 2024 में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब जातीय जनगणना के आगे इंडिया अलायंस में जो दल हैं उनको सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो ऑलरेडी एक्शन हो चुका है, और अगर उस एक्शन के आगे की नहीं सोचते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, बहुत सारे उसमें फैक्टर हैं, उसमें मंदिर का भी मसला है, उसमें उत्तर और दक्षिण की पॉलिटिक्स, उत्तर वर्सेस दक्षिण की पॉलिटिक्स का भी मसला है, तमाम सारे एंगल है और सब पे भारतीय जनता पार्टी आगे आगे दौड़ रही है। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि इस डिसीजन से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा? आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन बनेगा ये भी लिखिए,
ताकि हम आने वाले नए एपिसोड में उस पर भी चर्चा कर सकें। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।